अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक, चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज बेटे मैं आप लोगों को करवा रही थी। एक्सरसाइज का पार्ट 8 डैट इज़ MCQ, जो सेलेक्ट आपने जो करेक्ट आंसर हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं, वो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। बी आपका राइट शॉर्ट आंसर जो है वो मैंने आपको स्टार्ट करवाए हुए थे। फर्स्ट 7 क्वेश्चन बेटे मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 से मैं आज स्टार्ट करवाऊंगी, 7 जो है वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। लेट्स स्टार्ट बेटे, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। स्टेट द इक्वेशन इन वर्ड्स और सिंबल फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन की जो इक्वेशन है उसको आपने वर्ड्स में और सिंबल में लिखना है। आपकी बुक में बेटे ये दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आओ, बुक के पेज नंबर 124 पे आप लोग आए। यहाँ पे आपको एरोबिक रिस्पायरेशन और एन एरोबिक रिस्पायरेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो वर्ड्स में भी लिखना है और इसको आप लोगों ने किस में लिखना है, सिंबल्स में भी लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको ये लिख देती हूँ, इधर ही बुक पे नीचे लिखती हूँ ताकि आपको ये भूले ना। ठीक है, आप लोग इधर ही लिख लो। अगर इस पे एरोबिक रिस्पायरेशन को अगर आप लोग सॉल्व भी करते हो तो आपको याद रहेगी। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना C6H12O6। ठीक है, साथ क्या हो जाएगा 6CO6O2, सॉरी, बुक पे मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमेशा याद रहे। 6O2 रिएक्शन आगे फॉरवर्ड जाएगा, आपके पास क्या बनेगा बेटे, क्या मैं लिखूँगी यहाँ पे, हमारे पास बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी ENERGY, और एनर्जी के आगे ब्रैकेट में लिख देना ATP। ठीक है, नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। अब आप ज़्यादा क्लियर हो गया। ठीक है, ये देखें, ये रिएक्शन मैंने लिखा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, आपके पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एनर्जी। अगर आप देखो, जब हमने रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के डिफरेंसेस किए थे तो वहाँ भी मैं लिखवाया था बेटे, रिस्पायरेशन जो है वो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है। ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, अगर इसी को ऑपोजिट कर लें तो ये क्या बन जाता है, रिस्पायरेशन बन जाती है। ये चीज़ें रिएक्टेंट बन जाती हैं और ये चीज़ें क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। क्लियर है। आपका क्वेश्चन था कि आपने एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए जो है वो इक्वेशन लिखनी है वर्ड्स में भी और सिंबल में भी। मैंने आपको सिंबल में इक्वेशन लिख दी है और वर्ड्स में आप क्या लिखोगे, ये क्या लिखोगे आप लोग, शुगर प्लस ऑक्सीजन, आपके पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर, ये वाला रिएक्शन आप लोग मेंशन करोगे। इसके नीचे इसलिए लिखा ताकि आपको हमेशा याद रहे कि एरोबिक रिस्पायरेशन में कौन सा रिएक्शन होता है। क्लियर, ये हमने क्या कर लिया, अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटे उसका आंसर जो है मैंने आपको राइट करवा दिया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का क्या रोल है। तो ऑक्सीजन जो है बेटे एरोबिक रिस्पायरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन का पूछा गया है। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या करती है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन और फोटोन के साथ मिलता है, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के साथ कंबाइन होगा, क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनेबल करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो होता रहे और जो ATP है बेटे वो क्या वो बनता रहे। ये है रोल ऑफ ऑक्सीजन। जो मैंने आपको रिएक्शन लिखा है ना, आप यही रिएक्शन लिखोगे, ये लिखा हुआ है, सेलुलर रिस्पायरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होती है। ऑक्सीजन का यहाँ पे फंक्शन क्या है, आपने बताना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, a molecule of glucose is broken into 2 molecules of pyruvic acid. In the second phase, molecules of pyruvic are completely oxidized and all energy is released. आपने इस क्वेश्चन के आंसर में आपसे पूछा कि ऑक्सीजन क्या कर रही है। पहली तो बात है कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही हो रही है। ऑक्सीजन जो है वो बहुत क्रूशल रोल प्ले कर रहा है। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और उसके आगे आपने ये रिएक्शन लिखना है, ये सारा कुछ जो है वो डिटेल से बताना है कि यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है,
ये इसका आंसर है, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, इट कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन टू फॉर्म वाटर। इससे आपके पास वाटर बनेगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चलता रहेगा और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है वो आपको प्रोड्यूस होती रहेगी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी जो है वो हमें मिलती रहेगी प्लांट सेल को। क्लियर आ गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एन एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। आपने एरोबिक रिस्पायरेशन और एन एरोबिक रिस्पायरेशन की डेफिनेशन लिखनी है। आप अपनी बुक पे आए, पेज नंबर 124 पे आओ। ये लिखा हुआ है एरोबिक, ये इसकी डेफिनेशन है, और ये लिखी हुई है एन एरोबिक। बस आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है और इन दोनों की इक्वेशंस भी लिख देना, ठीक है। मैंने आपको इसकी इक्वेशन लिख दी है और एन एरोबिक की इक्वेशन आपकी बुक में है। नंबर 9, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रिस्पायरेशन इन एनिमल्स एंड यीस्ट। एन एरोबिक रिस्पायरेशन में उन्होंने आपसे पूछा है कि एंड प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड आपसे क्या पूछा हुआ है, ह्यूमंस पूछा है या एनिमल्स पूछा है। एनिमल्स और यीस्ट में एंड प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। आपने एंड प्रोडक्ट बताने हैं इन केस ऑफ आप आए बेटे अपनी बुक के पेज नंबर 125 पे आप लोग आओ, ठीक है। 125 पे अगर आप लोग आओ तो आपसे पूछा हुआ है व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन इन एनिमल एंड यीस्ट। यहाँ पे अगर आप लोग आओ, ये देखो एनिमल्स को अंडरलाइन करो। आपसे पूछा है कि एनिमल्स के केस में एन एरोबिक रिस्पायरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है। तो इन केस ऑफ एनिमल जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, दैट इज लैक्टिक एसिड। इसको अंडरलाइन कर लो, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछा हुआ है यीस्ट, ये यीस्ट लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करो। यीस्ट के केस में एंड प्रोडक्ट क्या है, तो उसमें दो चीज़ें बनती हैं एंड में। आपके पास क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। क्लियर हो गया। दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ बेटे, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि जब एन एरोबिक रिस्पायरेशन होती है तो एनिमल्स में और यीस्ट में एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग ये जो एन एरोबिक जब यीस्ट में होती है तो एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है, इसको क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल, लिखा भी है नीचे। और साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि एनिमल्स के केस में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आपने इनका ये नाम भी लिख देना है और साथ साथ इनके जो हैं रिएक्शन भी आपने जो है इसके आंसर में मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू मसल रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे आपका इसका आंसर दिया गया था, मैंने ये देखें, ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये यहाँ पे मेंशन भी है, अंडरलाइन करो इसको, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है यहाँ पे कि मसल जो है वो किस तरह, जब हम लोग इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं ना तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस केस में आप लोगों के मसल्स जो हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज मसल रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बाय स्विचिंग टू एन एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड एज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो एनर्जी की जो हमारी नीड है वो फ़ौरन से पहले जो है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखी होगी, when skeletal muscle of human work hard during exercise, oxygen supply is not sufficient to fulfill the demand. The skeletal muscle carry out anaerobic respiration to get energy, ठीक है। ये इसका आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखोगे। और जो एनर्जी हमें मिलती है वो किस फॉर्म से, किधर से मिल रही होती है, वो हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड। क्लियर है, ये इसका आंसर बेटे आपने लिखना है। समझ आ गई ना, ठीक हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट वेज इन विच रिस्पायरेटरी एनर्जी इज़ यूज्ड इन द बॉडी। आपने इम्पोर्टेंस बतानी है किसकी, रिस्पायरेशन की। ये देखें, ये इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है।
लिस्ट वेज इन विच रिस्पायरेटरी एनर्जी इज़ यूज इन द बॉडी। रिस्पायरेटरी एनर्जी किसको कहते हैं बेटे? रिस्पायरेटरी एनर्जी कहते हैं एटीपी को। किसको कहते हैं रिस्पायरेटरी एनर्जी? एटीपी को। ठीक है, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 128 निकालें। पेज नंबर 128 निकालो बेटे। पेज नंबर 128 निकाल लिया आप लोगों ने? ठीक हो गया। पेज नंबर 128 पे अगर आप लोग देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूज़ ऑफ रिस्पायरेटरी एनर्जी इन द बॉडी। आपने नीचे लिखना है रिस्पायरेटरी एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज यूज्ड इन वेरियस वेज। आपको 7 यहाँ पे जो है वेज लिखे हैं, आपने 7 के 7 जो है इसके आंसर में मेंशन करने हैं। ये आपके लास्ट पार्ट का जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है ये आपको दिया गया है बुक के इधर इस पेज पे, पेज नंबर 128 पे। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमें जो है यहाँ पे दिया गया। इज डेट क्लियर? हमारा पार्ट बी जो है बेटे वो कंप्लीट हो गया। पार्ट बी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने अगले पार्ट सी की तरफ चलेंगे। पार्ट सी आपको क्या दिया? अगर आप पार्ट सी पे आओ बेटे, राइट आंसर इन डिटेल। ये वो क्वेश्चन है जिनको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। आपने इनके डिटेल आंसर देने होते हैं, जितना भी मतलब हमने उसको एक्सप्लेन करना है, जिस हद तक हम कर सकते हैं आपने इसको करना है। कोशिश करने हैं कि बड़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। इनको हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में एग्जाम्पल्स दे के अच्छी तरह से हमने जो है इसको कैरी आउट करना होता है, पूरा इसको जो है एक्सप्लेन करना होता है। Let's start part C. Write answer in detail. Explain ATP as molecule that is energy chief currency of all the cell. आपने किस पे आना है? अपने ATP की तरफ आप लोग आओ। क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में ATP का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट किधर गया बेटे आपका? मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बुक आप लोग ओपन करें। एक्सप्लेन एटीपी एज ए चीफ एनर्जी। ठीक है, एटीपी पे अगर आप आओ तो आपको एटीपी आपके चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में बेटे आप लोग आओ। हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। पेज बुक के पेज नंबर 120 पे आप लोग आए। यहाँ पे लिखा हुआ है एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी। यहाँ से लेकर यहाँ तक रिएक्शंस तक जो है ये इसका आंसर है। ये सारा का सारा यहाँ पे आपने जो है लिखना है, लेकिन आपने इसको हेडिंग्स दे के लिखना है। हेडिंग दे के कैसे लिखोगे आप लोग? पहले आप क्या लिख दो? एडिनिन ट्राइफॉस्फेट की हेडिंग दो। एडिनिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है उसको डिफाइन करो। फिर आपने लिख देना नीचे सब हेडिंग देना स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है? उसका स्ट्रक्चर लिखना है, उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। देन आपने बताना है कि उसके अंदर बॉन्ड कौन से प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड लिखे हुए हैं, द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग दे देनी है फॉर्मेशन ऑफ एडीपी एंड एएमपी। क्या हेडिंग देनी है? फॉर्मेशन ऑफ एडीपी एंड एएमपी कि एडीपी कैसे बनता है और एएमपी कैसे बनता है। उसमें आप लोग इन दोनों के बारे में लिखोगे और यहाँ तक आपने लिखना है। ये आपका क्या है? ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो डिटेल आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आउटलाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ाया था। फोटोसिंथेसिस की तरफ आप लोग आए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में आपने पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो आपने यहाँ पे डिटेल से जो है मेंशन करना है। आपने इसमें क्या लिखोगे बेटे? फोटोसिंथेसिस पे आप लोग आए पेज नंबर 121 पे। यहाँ पे आपको हेडिंग दी हुई है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, टॉपिक आपका है 8.2। यहाँ से आपने शुरू हो जाना है। अच्छी तरह से पहले बताना है कि कहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस हो रही है। देन फोटोसिंथेसिस लिखनी है, उसकी इक्वेशन ये भी लिखनी है, ये भी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में 2 चीज़ें आएंगी। एक आएगा लाइट रिएक्शन और एक आएगा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की हेडिंग देके लाइट को लिखोगे। इसकी डायग्राम भी कोशिश करना कि ड्रॉ कर लो जिस तरह से मैंने ईजी फॉर्म में ड्रॉ करवाई थी। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है डार्क साइकिल और केल्विन साइकिल। वो आपने तीनों इसके पॉइंट्स लिखने हैं और इसकी भी डायग्राम ड्रॉ करनी है जैसे मैंने करवाई थी। स्ट्रक्चर चाहे ना बनाओ, बस नीचे नेम्स लिखते जाओ और साइकिल जो है वो ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, मैंने भी साइकिल विदाउट स्ट्रक्चर ही आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया था। तो ये पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस है आपने सारा का सारा जो है यहाँ पे मेंशन करना है फोटोसिंथेसिस यहाँ तक। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस यहाँ तक इस पेज तक आपने जो है इस क्वेश्चन का आंसर राइट करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और राइट आर नोट ऑन इनटेक ऑफ
क्या आपको दिया है? राइट अ नोट ऑन इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट्स। आपने इनटेक ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे लेते हैं और प्लांट जो है वो वाटर कैसे लेते हैं, उसको बेटे अच्छी तरह से नोट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखोगे मैं आपको हेडिंग्स बता देती हूँ, आपने इसको खुद लिखना है। ठीक है, पहले हम क्या हेडिंग देंगे? पहले हम हेडिंग देंगे इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये लिखा हुआ है इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी आपने हेडिंग देनी है। सोर्स पहले आप बताओगे कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से थ्रू टाइनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है आपको पता है, स्टोमेटा जो हैं ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, और इनके ज़रिए जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होगा। जब बेटे मैं बहुत आसान वर्डिंग में बता रही हूँ, आपने इसे खुद लिखने की कोशिश करनी है। अगर आपसे खुद ना लिखा गया तो आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं आपको इसको दोबारा से लिखवा दूंगी। फिर क्या आप लिखोगे? आप लिखोगे कि जब स्टोमेटा आपके जो है वो क्या होंगे, ओपन होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ होती है, अंदर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो अंदर जाती है। कहाँ से जाती है? एटमॉस्फेयर से। हमने पढ़ा हुआ है ना, एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के ज़रिए जो है प्लांट के अंदर जाती है। लीफ के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा जब खुलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाती है। कहाँ जाएगी? क्लोरोफिल में जाएगी, जहाँ पे जाके जो है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा। क्लियर है? बस इतना सा इसका काम है, किसका? फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट आ जाता है इनटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट। बेटे हमने जब फोटोसिंथेसिस में ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, आप उसमें भी जाके, अब वाटर की बारी आ रही है। प्लांट जो हैं अपनी रूट्स के ज़रिए वाटर को सक करते हैं फ्रॉम सॉइल, ऐसे करते हैं ना। रूट्स के ऊपर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि रूट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये भी आपने मेंशन करना है, रूट के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट है? रूट हेयर्स प्रेजेंट हैं जो कि इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज इन करते हैं। वाटर जो है वो रूट से अपवर्ड जाएगा। रूट तो ज़मीन के अंदर है ना, ज़मीन ने पानी लिया, पानी सारा ऊपर आएगा एरियल पार्ट्स पे। कहाँ आएगा? एरियल पार्ट्स में आएगा बेटे। किसके ज़रिए आएगा? जाइलम वेजल्स के ज़रिए आएगा। और जो यहाँ पे फिनोमेना यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा? रूट प्रेशर यूज़ होगा। कौन सा होगा? रूट प्रेशर होगा। फिर आपके पास क्या होंगे? जो है पानी जो है, जो वाटर है वो कहाँ जाएगा बेटे? वाटर जाएगा इन आपके लीव्स में, और वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में जो है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा। अगर आप लोग इस रिएक्शन की तरफ आओ तो आपको पता चलेगा, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई लीव्स के ज़रिए, वाटर आ गया रूट्स के ज़रिए। जब ये दोनों मिले इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट एनर्जी है ये फोटोन, सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये दोनों मिलेंगे तो आपके पास क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। इन द एंड ऑफ द प्रोसेस आपके पास क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, और साथ आपके पास वाटर जो है वो भी रिलीज होगा। यही रिएक्शन जो है इसमें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, इसके बारे में आपने सारा बताना है। बस मैंने आपको बताया है, दोबारा एक दफ़ा सारा बता देती हूँ। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, कैसे लेते हैं? प्लांट की सरफेस पे जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर जो है स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और वो क्लोज हो जाते हैं। प्लांट्स में जो रूट्स हैं, रूट्स सक करती हैं वाटर को फ्रॉम सॉइल। इसके ऊपर रूट्स के ऊपर रूट हेयर भी बने होते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। रूट्स पानी सक करेंगी, पानी कहाँ गया? रूट्स में गया। रूट्स में जाइलम वेजल्स प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, और जाइलम वेजल्स जो हैं सारे पानी को ऊपर अपवर्ड एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में लेके जाएंगी टूवर्ड लीव। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, ये दोनों क्लोरोप्लास्ट में पहुँचेंगे। वहाँ पे ये दोनों कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब ये दोनों कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है पूरा का पूरा जो है बेटे वो फिर आगे होगा। इसको आपने एक नोट की फॉर्म में जो है बना के लिखना है। क्लियर है? मैंने कोशिश तो की है कि आप लोगों को समझा सकूँ कि आप लोग इस पर नोट कैसे लिखोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? एक्सप्लेन द टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एन एरोबिक, ठीक है, एन एरोबिक पे हम लोग आए। ये आपका एन एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। एन
एरोबिक रिस्पायरेशन आपने पूरा का पूरा लिखना है, फिर आपने इसकी इंपॉर्टेंस भी इसमें जो है लिखनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ एन एरोबिक रिस्पायरेशन, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी ये दी हुई है, इंपॉर्टेंस भी साथ लिखनी है आपने, ठीक है। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एन एरोबिक रिस्पायरेशन पूछी है, देन आपसे उसकी इंपॉर्टेंस भी पूछी है, आपने इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर यहाँ तक आप लोग राइट करोगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। अब आपने क्या करना है, एरोबिक रिस्पायरेशन को एक्सप्लेन कर देना है। पहले हमने क्या किया था, एन एरोबिक को। यहाँ पे आओ बुक के पेज नंबर 124 पे, तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ बेटे जब आप लोग आओगे तो आपने क्या करना है, आपकी बुक में एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो डिटेल से दी हुई है, आपने उसको गौर से देखना है, पढ़ना है, और यही आंसर जो है आपने इस क्वेश्चन में जो है वो डिटेल से लिखना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि इसको आप लोग, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है ना तो इतना सा तो लिख के आओगे तो फिर तो नंबर पूरे नहीं आएंगे। आपने कोशिश करनी है अगर ये क्वेश्चन आपकी बुक में आता है तो इसको हेडिंग्स की फॉर्म में दो। सबसे पहले हेडिंग क्या दे लो, एरोबिक रिस्पायरेशन की, उसकी डेफिनेशन लिख लो। फिर आप लोग लिख लो आगे हेडिंग दे लो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में अगर यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पहले हेडिंग दो फर्स्ट फेज, फिर आप लोग हेडिंग दो सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज हेडिंग दे ली, फिर आपने क्या हेडिंग दे ली, सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है पहले वो मेंशन करो, सेकंड फेज में क्या हो रहा है फिर आप उसको लिखो। एंड पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिएक्शन भी लिख दिया। आपने इस रिएक्शन को लिखना है और इसको भी दोबारा से एक्सप्लेन कर देना। इज दैट क्लियर। ये आपने जो है ये लिखना है लाजमी, ठीक है। अब देखो ये छोटा सा था, लेकिन जब हम इसको एक नोट की फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा भला हमारा जो है वो हेडिंग्स दे के नोट बन जाता है। ये नोट आपका 3 नंबर का आता है या 4 नंबर का जो है ये आपका नोट आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। फिर आपका आता है कंपेयर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के डिफरेंसेस जो हैं, इसके जो कंपैरिजन है, जो सिमिलैरिटीज़ है, जो डिफरेंसेस हैं वो राइट करना है। बुक के पेज नंबर 129 पे आए हैं आप लोग, ठीक है। पेज नंबर 129 पे बेटे खोल लिया। यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, टेबल दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, ये डिफरेंसेस आपने इस क्वेश्चन में मेंशन करने हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गई। इसमें आपने क्या लिखना है, कंपेयर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सी पार्ट है एक्सरसाइज का, राइट आंसर इन डिटेल। मैंने आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और पता चल गया होगा कि किस क्वेश्चन के आंसर में हमने क्या राइट करना है, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन थे, मैंने सारे के सारे आपको जो हैं वो करवा दिए हैं। लास्ट पार्ट हमारा आता है डी पार्ट, इंक्यूजिटिव क्वेश्चन जो है वो है, एक ही क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डज स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी एनेबल इट टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी एफिशिएंटली। एटीपी के स्ट्रक्चर की तरफ आओ। उन्होंने आपसे पूछा है कि एटीपी का स्ट्रक्चर जो है वो, मतलब उसके बारे में आपसे सारा पूछा हुआ है कि एटीपी का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह एनेबल करता है टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी। बेटे यहाँ पे आप लोग आए, अपनी बुक के पेज नंबर 120 पे आओ, ठीक है। 120 पे आओ तो आपने बताना है कि आप लोग अपनी बुक के लास्ट इस पे पेज पे आ गए हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी एंड एबल टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी एफिशिएंटली। तो आपने ये बताना है यहाँ पे कि जो एटीपी का जो स्ट्रक्चर है ना बेटे, ये एनेबल करता है टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी एफिशिएंटली, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने सारा हाई एनर्जी जो ये आ रहा है, ये इसका आंसर है, ये जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया। एटीपी में क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड जो हैं, 2 phosphate आर हाई एनर्जी बॉन्ड, व्हेन वन ऑफ दीज बॉन्ड इज ब्रोकन इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये आपने सारा लिखना भी है, ये जो साइकिल है इसको भी आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। ये कि मतलब जब ये इसका ब्रेकडाउन होगा तो आपके पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और प्लांट जो है इस एनर्जी को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर आपने आगे मेंशन भी करना है कि इसके ब्रेकडाउन से जो है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बताओगे, और उसके बाद फिर आपने आगे फर्दर भी लिखना है
कि एटीपी जो है वो कभी कभार एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये एडीपी में कन्वर्ट होगी फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। और जब एडीपी एएमपी में कन्वर्ट होती है तब अगेन जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। वो भी हो रही है। और ये तमाम की तमाम एनर्जी जो हैं ये स्टोर हो जाती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं और रिलीज़ होती हैं टूवर्ड द सेल। और प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, वो ये एनर्जी को अपनी डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं, जितनी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो है इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। आपने बेटे यही लिखना है, इसमें मेंशन क्या करना है, आपने एटीपी के बारे में बताना है कि एटीपी क्या है। आप सिंपल बताओगे कि सेल यूज़ स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर देयर रिएक्शन, दैट करेंसी इज़ नोन एज एटीपी। फिर आपने बताना है कि एटीपी के मालिक्यूल में क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे इसको पेंसिल से निशान लगाया कि यहाँ से आपने इसका आंसर जो है वो लिखना है। ये सारा आपने लिखना है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है और अगर एक एटीपी का मालिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है वो आप लिखोगे। देन आप लिखोगे कि एटीपी जो है वो एडीपी में भी कन्वर्ट होता है, फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। एडीपी एएमपी में कन्वर्ट होता है तब दोबारा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एडीपी जो है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है और इसकी ब्रेकडाउन से जो है एनर्जी ये लिखा, आप ये भी लिखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर आप लिख दोगे, ठीक है। We can summarize that ATP is made during energy releasing process and is broken down during energy consuming process. In this way ATP transfers energy between metabolic reactions. ये आपके पार्ट डी के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इज डेट क्लियर? हमने अपनी एक्सरसाइज जो है बेटे वो कंप्लीट कर ली है। आपने इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपका मिस हो गया हो या आपको उसकी समझ ना आई हो तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का जो है वो रिप्लाई करूँगी। आपने एक्सरसाइज की अच्छी तरह से प्रेपरेशन करनी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ 9th क्लास। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।